अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है बायो का, चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है कि एक ऐसा मेथड जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। आगे इसको अब देखते हैं, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी कि जो स्पीशीज़ है वो अपने इंडिविजुअल्स को, अपनी तादाद को आगे बढ़ाती हैं। इज दैट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज़ while it is one of the fundamental characteristics of living things, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये लाजमी करेक्टरिस्टिक्स है। इट इज़ नॉट एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, यानी कि ये लाइफ प्रोसेस जो है वो इसेंशियल ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन ना हो देन क्या होगा कि जो स्पीशीज़ है वो आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं होगी, तो जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। रिप्रोडक्शन इज़ दस एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना लाजमी है। इट इंश्योर्स दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन जनरेशन इज़ ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट। रिप्रोडक्शन इस बात को श्योर करती है कि जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है थ्रू जीन्स के। ईच जनरेशन प्रोड्यूसेस मोर ऑफ स्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अब जनरेशन जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। मैनी इंडिविजुअल्स डाई ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कुछ रीजंस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। वो बीमारियां हो सकती हैं, कंपटीशन उनके दरमियान में मुकाबला हो सकता है, खुराक का, रिप्रोडक्शन का, शेल्टर का, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, डिजीज़, यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई शुगर की बीमारी हो गई या कोई दूसरी जो डिजीज़ें हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उनकी वजह से भी डेथ हो जाती है। बिफोर रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचने से पहले ओनली द फिटेस्ट एंड द बेस्ट सर्वाइव कैन रीच द रिप्रोडक्टिव एज। जो नेक्स्ट जनरेशन के सबसे फिट और जो बेस्ट यानी कि करेक्टरिस्टिक्स के हामिल लोग होते हैं वो ही नेक्स्ट आगे रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच पाते हैं। दिस इंश्योर्स दैट द एडवांटेजेस करेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये इस बात को भी श्योर करती है कि जो फ़ायदेमंद बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं वही नेक्स्ट ट्रांसफ़र होती हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न द टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहले हम दो बेसिस रिप्रोडक्शन की टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंपल डिवीजन होगी इनमें और जो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट बनेंगे वो डुप्लीकेट होंगे सेम पेरेंट जैसे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच वी शैल डिस्कस ऑन द फॉलोइंग पेजेस, यानी कि रिप्रोडक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उनको अब हम देखेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो हमने देख ली, लेकिन साथ में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ये लिखा हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो मिलते हैं, नेक्स्ट जो जाइगोट बनता है और आगे ऑफस्प्रिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है मेन वो है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमारे पास रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाई रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल, रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसकी टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो मेन है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन होता है डिवाइड होना। बाइनरी फिशन का पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए जैसे ये डायग्राम दी गई है, ठीक है, ये पेरेंट, ये बैक्टीरिया की दी गई है और ये हमारे पास अमेबा की दी गई है। इनमें से जो आपको जो एग्जांपल सूटेबल लगे आपने एक याद कर लेनी है उसको। देखिए पेरेंट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। अब इसमें अंदर क्या होगा कि डीएनए डुप्लीकेट्स, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा और उसके दरमियान में एक ग्रूव डेवलप होगा जो कि इसको दो सेल्स में तकसीम हो जाएगा। बाइनरी फिशन मीन्स डिवीजन इनटू टू। हम पढ़ लेते हैं, बाइनरी फिशन मीन्स डिवीजन इनटू टू, यानी कि एक सेल का दो में डिवाइड होना। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल और मोस्ट कॉमन जो ज़्यादा मेथड होता है वो बाइनरी फिशन ही है। इट अकर्स इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में होता है, बैक्टीरिया, मैनी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा वगैरह में भी होता है और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में भी ये मेथड पाया जाता है।
अब यहाँ से इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया द डीएनए इज डुप्लीकेटेड एंड सो 2 कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म्ड। हम ये डायग्राम में देख चुके हैं, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा यहाँ से जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होकर डबल कॉपीज 2 बन जाएंगे। द 2 कॉपीज मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। जो ये 2 कॉपीज होंगी ये अपने अपने पोल की जानब, ये वाली इस साइड पे और एक इस साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इन सेंटर एंड डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू 2। ये जो सेल मेम्ब्रेन है बनी हुई, ये यहाँ से इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगा, ये वाला जो है, और ये दरमियान में जो साइटोप्लाज्म है ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स विच ग्रो इन साइज एंड डिवाइड अगेन। जो कि रिजल्ट में 2 सेल्स हमारे पास बन जाएंगे जो कि फर्दर दोबारा मेच्योर होने के बाद आगे फिर फर्दर ये अपनी डिवीजन करेंगे और ये सेल आगे अपनी डिवीजन करता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड इनटू 2 बाय माइटोसिस। इट इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स से हमें पता है कि यूकैरियोट्स के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद होता है, तो उसमें पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा माइटोसिस के प्रोसेस से, उसके बाद उसकी जो होगी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी। सो 2 डॉटर सेल्स आर ऑलमोस्ट इक्वल साइज आर फॉर्म्ड। डॉटर सेल्स ग्रो इन साइज एंड देन डिवाइड अगेन। उसके बाद जो डॉटर सेल्स हैं वो इक्वल साइज़ के बनेंगे और वो जब मेच्योर होने के अपने यानी कि फुल साइज़ में पहुंच जाएंगे उसके बाद वो दोबारा सेल जो हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। अब ये कुछ इन्वर्टिब्रेट्स की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। ये हमारे पास जैसे कि ये प्लेनेरिया दिखाया हुआ है। अब इसमें देखें, ये डायग्राम में ही हमें शो हो रहा है। इसमें देखें अगर यहाँ से ये ऑर्गेनिज़म कट भी जाए तो ये आगे फर्दर दूसरा ऑर्गेनिज़म भी अपनी बॉडी को डिवेल्प कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इनमें कोई भी ब्रेन वगैरह या बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मौजूद नहीं होते। सम इन्वर्टिब्रेट्स आल्सो रिप्रोड्यूस सेक्चुअली थ्रू बाइनरी फिशन। ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन बॉडी इज कट इनटू 2 हाल्व्स। जो बॉडी है वो 2 पीसीज में कट हो जाती है एंड द मिसिंग बॉडी पार्ट्स आर रीजनरेटेड इन बोथ हाल्व्स। यानी कि अब इसका जो था वो ऊपर वाला हिस्सा डिवेल्प हो जाएगा और इसका नीचे वाला हिस्सा नहीं था तो इसका नीचे वाला हिस्सा डिवेल्प हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास रीजनरेटिंग पावर, रीजनरेशन सेल्स मौजूद हैं जो कि इनकी बॉडी को दोबारा बना देते हैं। दिस टाइप ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसके अंदर ये हम देख सकते हैं। एंड मैनी काइनोडर्म्स, और मुख्तलिफ जो काइनोडर्म्स हैं ये भी एक यानी कि हम कह सकते हैं फाइलम का नाम है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं। उनके अंदर हम ये बाइनरी फिजन का प्रोसेस देख सकते हैं। अब हम ऊपर डेफिनेशन पढ़ के हैं बाइनरी फिजन डिवीजन इनटू 2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन क्या होगा कि जो पीसीस डिवाइड होने के बाद बनेंगे वो 2 से ज़्यादा बन सकते हैं। तो ये हमारे पास अमेबा की एक एग्जाम्पल दी गई है, इसको हम देख लेते हैं। Some unicellular organism, example amoeba, form hard walls called cyst around them। यानी कि अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक कवरिंग बना लेते हैं जिसको सिस्ट का नाम देते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब माहौल इनके फेवर में नहीं होता। When favorable condition returns, जैसे ही माहौल इनकी फेवर में आ जाता है, the nucleus of parent divides into many daughter nuclei। ये देखिए हम न्यूक्लियस इतने मुख्तलिफ डॉटर न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियस में तकसीम हो गया बाय रिपीटेड डिवीजन्स के साथ। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू सेवरल पार्ट्स। और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर मुख्तलिफ सेवरल पार्ट्स बन गए। ईच न्यू पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोजेस 1 न्यूक्लियस। तमाम पार्ट्स ने एक एक न्यूक्लियस को घेर लिया। सो अ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट एट द सेम टाइम। तो मुख्तलिफ जो सेल्स हैं काफ़ी सारे वो एक ही पेरेंट सेल से एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। दिस काइंड ऑफ फिशन इज़ नोन एज मल्टीपल फिशन। इसको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? जैसे हमने बाइनरी फिजन पढ़ा, बाइनरी फिजन में था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 पीसेस में डिवाइड होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म 2 से ज़्यादा पीसेस में डिवाइड हो जाए। अब देखें डायग्राम में हम ये देख लेते हैं। ये एक प्लेनेरिया है, इसको देखो पहले ये 3 पीसेस में डिवाइड हो गया।
आप देख सकते हैं कि इसका नीचे वाला हिस्सा नहीं था तो ये नीचे वाला हिस्सा बन गया, इसका अब ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा नहीं था तो इसका ये देखें ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा डेवलप होने के बाद ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया। और इस वाले हिस्से का ऊपर वाला हिस्सा मौजूद नहीं था तो इसलिए इसको ऊपर वाले हिस्से को रीजनरेट करके ये देखें तीनों आगे फुल न्यू ऑर्गेनिजम्स बन गए। As certain worms grow to full size, they spontaneously break up into 8 और 9 pieces, यानी कि मुख्तलिफ जो कीड़े मकोड़े हैं वो जब फुल साइज में ग्रो हो जाते हैं तो वो डिवाइड होके 8 और 9 पीसेज में चेंज हो जाते हैं। ईच पीसेज डिवेल्प इनटू अ मैच्योर वर्म, और वो हर पीस आगे नए वर्म में चेंज हो जाता है। एंड प्रोसेस इज रिपीटेड, प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इसलिए जो हैं वो जो वर्म्स हैं जिनको हम वो बस यानी कि तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इफ़ अ प्लेनेरियम ब्रेक्स इनटू मैनी पीसेज इंस्टेड ऑफ 2, ये प्लेनेरिया अगर 2 से ज़्यादा पीसेज में भी तकसीम हो जाए, इट विल आल्सो बी कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, तो इसको भी हम फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं और ये फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए जल्दी से अपनी नस्ल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रोसेस है थर्ड वाला, बडिंग का। अब बडिंग क्या होती है कि जो हमारे पास पेरेंट सेल होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक आउट ग्रोथ बनती है। आउट ग्रोथ बनने के बाद जो सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर उस आउट ग्रोथ में मूव कर जाएगा। देन क्या होगा कि जो आउट ग्रोथ बनी थी वो साइज में इंक्रीज होके इससे या तो अलहदा हो जाएगी या इसके साथ ही रहेगी, लेकिन जो सेल्स हैं वो 1 से 2 बन जाएंगे। In this type of asexual reproduction, a bud develop as a small outgrowth on parent body, एक छोटा सा बड बनेगा पेरेंट सेल्स के ऊपर। In case of yeast, a multicellular fungus, a small bud is formed on one side of the cell। अभी हमें yeast की एग्जांपल दी है, एक साइड पे छोटा सा बड बन जाएगा। The nucleus of cell divides and one of the daughter nuclei is passed into the bud। न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और उसमें कुछ पार्ट जो है वो इसके अंदर एंटर हो जाएगा। पेरेंट सेल में फॉर्म मोर देन वन बड एट अ टाइम, जो पेरेंट सेल है वो एक से ज़्यादा बड भी एक ही टाइम में बना सकता है। ईच बड इन लार्ज एंड डिवेल्प्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, तमाम जितने भी बर्ड बने होंगे वो इनलार्ज होके बढ़ के पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसी करेक्टरिस्टिक्स हासिल कर लेंगे और वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे ही बन जाएंगे। द बर्ड में सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी, वो उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सम केसेस द बर्ड नेवर सेपरेट एंड एज द रिजल्ट कॉलोनीज ऑफ इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें जो बर्ड अलग नहीं होते और ये कॉलोनीज की शक्ल को इख्तियार कर लेते हैं। जैसे देखिए डायग्राम बनाई हुई है, पेरेंट यीस्ट है, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर बड बन गया और इसमें न्यूक्लियस डिवीजन हुई और ये अनदर बड इज फॉर्म्ड, ये न्यूक्लियस इसके अंदर मूव कर गया। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस, हाइड्रा एंड कोरल्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ बडिंग। ये एनिमल्स जो हैं ये बडिंग के प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं। इन देम अ स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द बॉडी बाय माइटोसिस। दिस बर्ड्स इन लार्ज बाय द फॉर्मेशन ऑफ मोर सेल्स। ठीक हो गया, माइटोसिस के प्रोसेस से बड बनेगा उनमें और वो बड इन लार्ज होते हुए पूरा एक ऑर्गेनिज्म में डिवेल्प हो जाएगा। इट देन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, वो बाद में पेरेंट बॉडी से अलहदा हो जाएगा एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो पूरे का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसकी देखिए आगे सेकंड एग्जांपल दी है, इन कोरल्स द बर्ड्स डू नॉट डिटैच। अब ये बर्ड बनने के बाद इससे अलहदा नहीं होगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। कोरल्स फॉर्म बिग कॉलोनीज, और ये बड़ी कॉलोनीज बना के जो हैं वो आपस में रहते हैं। बिकॉज द birds grow into new organism by remaining attached to the parent body। ठीक हो गया, जैसे कि अब ये हाइड्रा में दिखाया हुआ है, इससे ये बर्ड बनेगा, ये इससे डिटैच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम वैसे ही जो कोरल्स हैं वो अपने साथ अपनी फर्दर ऑर्गेनिजम्स को बनाते रहते हैं और वो कॉलोनीज की शक्ल में बना के रह सकते हैं। नेक्स्ट है अब स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, हमारे पास देखें जैसे कि कुछ फंगस है एक राइजोपस, उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है, यानी कि एक ही टाइम में बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिवेल्प हो सकते हैं। इट इज़ जनरली सीन इन मोस्ट फंजाई राइजोप्स। व्हेन राइजोप्स रीचेज रिप्रोडक्टिव एज इट्स बॉडी सेल्स फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर सैक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया, यानी कि जैसे ही ये अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचता है एक कवरिंग बन जाती है जिसको हम कहते हैं आउटर थिक स्पोरेंजिया। इसके अंदर अब स्पोर डिवेल्प होते रहते हैं। Inside each sporangium, a cell divides many time and forms many daughter cells called spores। अब ये जो कैविटी बनी है इसके अंदर सेल्स डिवाइड होते रहेंगे और वो बहुत ज़्यादा स्पोर्स बन जाएंगे। Each spore is covered with a thick walled
थिक वाल कॉल्ड सिस्ट एंड इट कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। अब इसके अंदर क्या है कि हर स्पोर के इर्द गिर्द एक आउटर कवरिंग बनेगी जिसको हम सिस्ट का नाम देंगे, ठीक है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाएगा। वैन स्पोरेंजिया आर मेच्योर, ये जैसे ही मेच्योर होगा यानी कि इसकी एज पूरी होगी, दे ब्रस्ट एंड रिलीज स्पोर्स, ये जो कैविटी है ये ब्रस्ट हो जाएगी और स्पोर्स को रिलीज कर देगी। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही माहौल इनकी फेवर में आएगा, द स्पोर्स जर्मिनेट एंड डिवेल्प इनटू न्यू राइजोप्स, जो स्पोर हैं वो डिवेल्प होके नए राइजोप्स को बना देंगे। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, लेकिन जो अनफेवरेबल कंडीशन अगर इनका मौसम जो है वो इनके फेवर में ना भी हो, देन भी इसकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो अपने स्पोर्स बनाती रहती हैं। उसमें देखें क्लोस्ट्रोडियम है एंड बैसिलस स्पीशीज़, ये दो इनकी स्पीशीज़ के नाम हैं। द बैक्टीरियल स्पोर्स आर आल्सो थिक वॉल्ड, जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं ये भी थिक वॉल, इनकी जो वाल है आउटर कवरिंग वो मोटी होती है। दे आर फॉर्म्ड इनसाइड बैक्टीरियल सेल्स सो आर कॉल्ड एंडोस्पोर, ये जो बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं इसलिए इनको एंडोस्पोर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एंडोस्पोर है तो एक्सोस्पोर का भी डेफिनेशन आ सकती है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इनसाइड द बॉडी और एक्सोस्पोर्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स आउटसाइड द बॉडी, इसको भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट है, ये देखें ये फॉर्मेशन जो है वो हमें दिखाई जा रही है। नेक्स्ट अब इसका जो है लास्ट मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बल्कि हम इसको कहते हैं 5, और उसके बाद ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, उसको इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने इसी को ही देखना है। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थिनोजेनेसिस भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है। इट इज़ इन इट एन अनफर्टिलाइज्ड एग डिवेल्प इनटू न्यू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि एग को अब जो मेल के गैमेट्स हैं स्पर्म्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही जब यानी कि रिप्रोडक्टिव एज आएगी वो खुद ब खुद ही डिवेल्प होकर नया ऑफ स्प्रिंग में चेंज हो जाएगा। सम फिशेज फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, कुछ यानी कि मछलियाँ और जो फ्रॉग होते हैं मेंढक वगैरह और कुछ कीड़े मकोड़े भी इस प्रोसेस के ज़रिए डिवेल्प हो जाते हैं। सिमिलरली क्वीन हनी बी लेज एग इन द सेल्स ऑफ हनी कॉम्ब, जैसे कि अब जो शहद की मक्खी होती है वो शहद के छत्ते में एग्स अंडे दे देती है। मैनी एग्स रिमेन अनफर्टिलाइज्ड एंड डिवेल्प इनटू हैप्लाइड मेल्स, अब उसमें से जो एग फर्टिलाइज नहीं होते वो मेल्स यानी कि ड्रोन्स में चेंज हो जाते हैं। एट द सेम टाइम सम एग्स आर फर्टिलाइज्ड, और जिन एग्स को मेल के गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स जो हैं वो मिल जाते हैं वो मेल बीज में चेंज हो जाते हैं इनटू डिप्लॉयड फीमेल्स, जिनसे न्यू क्वीन और वर्कर बीज बनती हैं। अब देखिए इसमें दो कंडीशन बन रही हैं, जो एग फर्टिलाइज नहीं होते वो चेंज होते हैं हैप्लाइड मेल्स में, ड्रोन्स बाय पार्थिनोजेनेसिस, और जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं वो डिप्लॉयड फीमेल्स बनेंगे, न्यू क्वीन बन जाएगी और वर्कर बीज। अगर हम इसका यानी कि सोशल स्ट्रक्चर देखें हनी कॉम का, तो इनमें यानी कि फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है कि कौन सी मक्खियाँ जो हैं वो ड्रोन्स का काम करेंगी और कौन सी जो मक्खी है वो क्वीन होगी और कौन सी जो है वो वर्कर बीज, यानी कि वर्कर बीज के कौन सी मक्खियाँ यानी कि जो बाहर से शहद वगैरह इकट्ठा करके लाएंगे, और क्वीन का काम होता है छत्ते में बैठ के रहना और अंडे वगैरह देना, और ड्रोन्स का यानी कि छत्तों की हिफाजत वगैरह करना। तो इन तमाम के यानी कि करेक्ट जो है अपना अपना वर्क इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का है। इसमें से इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देखें हमारे पास एग्जाम्पल में स्पोर फार्मेशन की तो यही है, जैसे अब बडिंग की, ये बडिंग की एक एग्जाम्पल ही हम ये कर लेंगे, ये वाली जो दी गई है, ठीक हो गया। उसके बाद प्लेनेरिया की ये फ्रेगमेंटेशन आ जाएगी, और उसके बाद जैसे हमारे पास अब ये है एग्जाम्पल इसकी बाइनरी फ्यूजन की, तो इसमें देखें ये बैक्टीरिया वाली एक ही एग्जाम्पल आप कर लें, एक ही काफ़ी है, और साथ में ये डायग्राम भी हम बना लेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था, स्पोर फॉर्मेशन, और साथ में हमारे पास आ गया है पार्थिनोजेनेसिस यहाँ तक। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।